हेलो दोस्तों, कैसे हो। कोई भी समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उसे मान लेते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, न्यूक्लियस का क्या रोल है सेल में, एक एक करके अपन जानते हैं। सारी बातें ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, किस तरीके से प्रोटीन बनती है, क्या बोलता है न्यूक्लियस सेल में जाके, क्या सभी सेल में न्यूक्लियस होता है क्या, या फिर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो किसमें नहीं होता, और क्या एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं क्या, तो बोलते हैं हाँ होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिलेगा। ध्यान से मेरे साथ में चलिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनती जाइएगा। आइएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी। सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने देखा। अच्छा, न्यूक्लियस को जब देखा गया तब न्यूक्लियस में क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या रखा हुआ न्यूक्लियस में, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, पिछले लेक्चरों में बता रखा है कि एक जब भी एक सेल के बारे में जब शुरू में देखा गया, उसे सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब भी उसको देखा गया तो ऐसा लगा कि एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में एक बीच में एक डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं ऐसे पता कर रही है कि इस पूरे इस बाउंड्री लाइन को में जो भी पार्ट है उसे कंट्रोल कर रही है। बस इतना ही आइडिया लगा था। और ये बात बताई थी किसने, ये बात बताई थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने एक डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर देखी जिसको न्यूक्लियस बोल दिया कि ये सेल को कंट्रोल करता है। इतना ही था डिस्कवरी। बाकी न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इनके बारे में तो अभी पता चला है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, इनके बारे में पता चलने में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी पता चला है 50-60 साल पहले ही डीएनए के बारे में कंप्लीट स्टडी 1944 में किया गया था कि केमिकल स्टडी ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे बोलते हैं कि फ्लेमिंग जो है वो क्रोमेटिन के बारे में बात करता है। बोलते हैं क्रोमेटिन क्या है, तो क्रोमेटिन को जब वो देखा गया, मतलब न्यूक्लियस में जब भी उस क्रोमेटिन को देखा गया तो फ्लेमिंग नाम की साइंटिस्ट है, उन्होंने क्रोमेटिन बताया कि डीएनए के कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली बता ही देता हूँ कि क्रोमेटिन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, एक एक करके मैं बात करता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एक ऐसे डिजाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ये मैंने जो भी डिजाइन ड्रॉ करी है इसे मैं बोलता हूँ ये डीएनए है। और ये डीएनए कैसा है, ये डीएनए आपको दिख रहा होगा, ये डीएनए है डबल स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। इस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपने ज्यादा पढ़ रखा है तो यहाँ पे 5 डेज एंड लगा देंगे, यहाँ पे 3 डेज एंड लगा देंगे, इधर 3 डेज एंड लगा देंगे, इधर 5 डेज एंड लगा देंगे। इस तरीके से कुछ यहाँ पे डिजाइन अपन ने बना दी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा आगे कि ये डीएनए है। इस डीएनए में क्या होता है, इस डीएनए में जगह जगह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होगी, जिस पार्ट को अपन क्या बोल देंगे, जिस पार्ट को अपन बोल देंगे जीन। तो ये जहां पे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उन सबको अपन क्या बोल रहे हैं, जीन। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे सर्कल बना देता हूँ। ऐसे सर्कल बना दिया मैंने। ये सारी जगह क्या है, सारी जगह जीन है। सारी जगह जीन। जीन का मतलब क्या होता है, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी करती है। तो क्या फिर सारा डीएनए काम का नहीं है, बोला हाँ सच में सारा डीएनए काम का नहीं है। तो जो अपने ह्यूमन का जो डीएनए जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर है, उसमें सारा डीएनए काम का नहीं है। वही डीएनए काम का है जहां पे क्या लगी हुई, जीन लगी हुई, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई। अब ये डीएनए की लेंथ मैंने आपको बताई अभी बोल के कि 2.2 मीटर होती है, अप्रोक्सीमेट यही लेंथ है अपने डीएनए की। अपने जो न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है उसका डायमीटर में आपको बताता हूं, वो माइक्रोमीटर में होता है। वो साइज रखता है माइक्रोमीटर में। अब 10⁻⁻⁶ का एक साइज है और ये डीएनए की लेंथ है मीटर में। तो मुझे बताओ एक 10 फीट के रूम में या फिर 10x10 के रूम में मुझे एक 100 मीटर लेंथ का कोई वायर रखना है जो सीधा रखना है, क्या मैं रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैं उसी वायर को अगर सर्कल घुमा दूं, ऐसे बहुत सारे राउंड बना दूं उसके, तो मैं उस 10x10 के रूम में मुझे बहुत सारे बहुत लंबे वायर को रखने की जगह मिल सकती है। लेकिन मैं सीधा उसको 10 फीट ही रख दे रहा हूँ। 10 फीट से थोड़ा सा अप डाउन कर सकता हूँ अगर मैं ऐसे कुछ करके रखूँ तो, पर मैं पूरे वायर को सीधा नहीं रख सकता उस रूम में। ऐसे ही केस यहाँ पे बन गया है कि डीएनए की लेंथ इतनी है और इस न्यूक्लियस का साइज जो डायमीटर है वो क्या है, माइक्रोमीटर में। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे जनरली बना के बता देता हूँ भाई, एक ऐसा एक सेल है, इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है ऐसा, और इसका जो ये डायमीटर है ये माइक्रोमीटर में है, और मुझे इसके अंदर
2.2 मीटर लेंथ का डीएनए रखना है। अब कैसे रखूं? ऐसे करने के लिए क्या किया गया, ऐसे करने के लिए डीएनए को पैक करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा थोड़ी सी डीएनए की पैकिंग। तो डीएनए की पैकिंग कुछ इस तरीके से होती है। देखो, इसी डीएनए को मैं आगे जब भी पैक करूंगा तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए है इसमें एक शुगर होती है, या शुगर आप याद रख लोगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पे याद रख लोगे। डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ने को मिलेगी। डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसके अलावा इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और इस फॉस्फेट ग्रुप में मैं इस फॉस्फेट ग्रुप को कुछ ऐसे लिख देता हूं, PO4-3। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इस डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, इसकी वजह से डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए का चार्ज आपको याद रखना है, डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब और इसमें इसके साथ में होता है नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं ये भी बता देता हूं, चलो GCAT, ये इसकी डीएनए के नाइट्रोजनस बेस है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैं आपको ज्यादा बातें बताऊंगा तो कहीं ना कहीं अपन मोलिकुलर जेनेटिक्स की बात कर लेंगे, वो मोलिकुलर जेनेटिक्स में ही बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जनरल आइडिया तुम्हें रहना चाहिए। उसके बाद में डीएनए पे नेगेटिव चार्ज मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इस डीएनए को कंडेंस करना चाहता हूं। जैसे आपने पतंग के दिनों में पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग का जो धागा होता है, उड़ाने वाला धागा, उसको आप एक चक्री पे लपेट देते हैं ना ऐसे, तो चक्री पे जो धागा लपेटा है, तो वो धागे को मैं अगर सीधा रखना चाहूं तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं उसे चक्री पे लपेटे कितना भी लंबा धागा रख सकता हूं मेरे पास में। एक तरीके से मैंने क्या किया, उस धागे को पिक किया, उस चक्री पे लपेट दिया। ऐसा ही कुछ मुझे यहां पे करना पड़ेगा। तो मुझे लानी पड़ेगी एक चक्री, और चक्री का नाम है प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन होगी जिसका नाम होगा हिस्टोन प्रोटीन, कुछ होगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऐसी कुछ प्रोटीन है जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है। क्यों मैं पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं? क्योंकि डीएनए पे चार्ज कैसा नेगेटिव, और मुझे आप चाहिए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं और इस प्रोटीन के चारों ओर मैं इस डीएनए को ऐसे घुमा देता हूं, जिससे क्या हो जाता है, डीएनए की पैकिंग हो जाती है। तो डीएनए की पैकिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है, मैं आपको बता देता हूं। ये इतना लेंथ का डीएनए, अब मैं इसको जब भी थोड़ा पैक करना चाहूंगा तो मैं ये डीएनए को ऐसे पैक कर देता हूं। ये डीएनए को मैंने यहाँ पे जब थोड़ा पैक किया तो ये कुछ इसकी साइज इतनी थी, वो इतनी होगी। उसके बाद में मैंने क्या किया, इससे मैं जब थोड़ा आगे चला तो इस डीएनए को मैंने ज्यादा पैक कर दिया थोड़ा। देखो, अब की बार जब मैंने इस डीएनए को पैक किया तो इस तरीके से पैक कर दिया, क्या साइज कम हुई? हाँ बिल्कुल साइज कम हो गई। इसके साथ में मैं यहाँ पे क्या यूज करता चला जा रहा हूँ, इसके साथ में मैं यहाँ पे कुछ प्रोटीन यूज करता चला जा रहा हूँ। ये जो प्रोटीन है इसे मैं हिस्टोन प्रोटीन बोलूंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए है। इसका कंप्लीटली अगर डीएनए की पैकिंग पढ़नी है तो मैं आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके अंदर ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे होगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगा देता हूं, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगा देता हूं यहाँ पे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, इस पे क्या होगा, इस पे होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास में आएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटीन लगा दिया। ये आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब देखो, इसके बाद में मैंने क्या किया, इतना कंडेंस किया, इतना कंडेंस किया, इतना कंडेंस किया कि पूछो मत कितना कंडेंस किया, इतना कंडेंस कर दिया। अब की बार जब मैंने इस डीएनए को कंडेंस किया तो इस तरीके से मैंने कंडेंस कर दिया, इस तरीके से मैंने कंडेंस इस डीएनए को कर दिया। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने किया क्या है। देखो, एक डीएनए जो हेल्दी लेंथ जिसकी है 2.2 मीटर, मैंने इसको कंडेंस किया, मतलब एक तरीके से मैं डीएनए को पैक कर रहा हूं। मैंने डीएनए की पैकिंग स्टार्ट करी। जब मैंने डीएनए की पैकिंग स्टार्ट करी तो डीएनए कुछ धागे जैसा दिखने लग गया, एक सिंगल थ्रेड दिखने लग गया उसमें प्रोटीन। जब मैंने बीच में फंसा दी तो एक धागा दिखने लगा। पहले ही देखो ये आराम से चौड़ा, ये खूब सारी चौड़ाई का दिख रहा था, मतलब डायमीटर इसका ठीक ठाक दिख रहा था। जो डायमीटर आपको याद भी रखना है कि ये इसका 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है, या फिर 2 नैनोमीटर बोल सकते हैं। अब देखो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने देखी है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने देखी, मुझे बताओ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा पेक है या फिर ये? तो आप बोलोगे कि सर ये ज्यादा पेक है, कि इसके दोनों थ्रेड ज्यादा पास में आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं ज्यादा पेक हो गया है और ये मोस्ट कंडेंस्ड हो गया, ये ज्यादा कंडेंस्ड हो गया। तो मैं धीरे धीरे कंडेंसेशन कर रहा हूं डीएनए का। इस कंडेंसेशन पेज में और इस कंडेंसेशन पेज में दोनों में मैं इसको धागे जैसी स्ट्रक्चर बोल दूंगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोल दूंगा। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का नाम है क्रोमेटिन। इन दोनों का नाम क्या है, क्रोमेटिन। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इतनी बात आपको याद रखनी है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। तो मैंने क्रोमेटिन आपको बता दिया। अब मैं बोलता हूं ये क्या, ये क्रोमेटिन दोनों के नाम सेम होंगे? नहीं। इस क्रोमेटिन में मैं क्या कर सकता हूं, इस क्रोमेटिन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मैं अभी पढ़ सकता हूं, क्योंकि ये ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ। इसलिए इस फेज का मैं एक नाम बता देता हूं यहाँ पे। इस फेज का नाम है, ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है इसका नाम है यूक्रोमेटिन। इसका नाम क्या है? यूक्रोमेटिन। आपको याद रखना है ये यूक्रोमेटिन है। इसके बाद में जहां पे मैं इंफॉर्मेशन को पढ़ नहीं पा रहा, जहां पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे में उलझ गई है, समझ में नहीं आ रही है, यहां से मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा, इसलिए ये हो गई है हेटेरोक्रोमेटिन। ये हो गई हेटेरोक्रोमेटिन। अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों क्रोमेटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ सकता हूँ, मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आरएनए बना सकता हूँ, यहाँ से मैं प्रोटीन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर सकता हूँ। यहाँ से नहीं कर सकता, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, यहाँ से हो सकता है। और ये जो स्टेज है ये मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये डीएनए की मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमेटिड। इसका नाम क्या है? क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड हो गया। अब ऐसे ही मैं एक क्रोमेटिड और लेके आ रहा हूं, और ऐसा मैंने क्रोमेटिड और लेके आया एक, ऐसा मैंने क्रोमेटिड और लिया एक, और इस तरीके से मैंने क्या किया, दो क्रोमेटिड को मैंने साथ में रखा है, और दो क्रोमेटिड को जब मैंने, तो ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड को मैंने साथ में रखा, तो ये बन गया है अब क्रोमोसोम। ये क्या बन गया है? क्रोमोसोम बन गया है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है? तो ये क्रोमेटिन। अब आपको मैं बताता हूं कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है। देखो, क्रोमा यानी कलर होता है, क्रोमा यानी कलर होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्रोमा यानी, जैसे मैंने प्लास्टिड में आपको बताया कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें बहुत सारे टाइप के कलर आएंगे, तो क्रोमा यानी कलर होता है। अब यहाँ पे पर इस डीएनए पे कोई कलर नहीं होता है, फिर भी इसे अपन ये जो बनने मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्रोमोसोम क्यों बोल देते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट है, उसने जब भी क्रोमोसोम, जब भी क्रोमेटिन को देखा, जब भी डीएनए को देखा, तो डीएनए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा था, इसलिए उसको क्या डालनी पड़ी, डाई डालनी पड़ी, और डाई से उसने स्टेन किया। स्टेन करने से थोड़ा सा चमकता हुआ दिखा, कलर डाला, एक तरीके से कलर डाला, कलर डालने के बाद में चमकता हुआ दिख रहा है, इसलिए उसने बोला कि ये क्रोमेटिन है। टिन यानी होता है धागे जैसी स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन कलरफुल धागा, ये कलरफुल धागा है। इस कलरफुल धागे को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन किसने देखा? फ्लेमिंग में देखा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बोलते हैं कि जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस है, वो सेल में कहां पे होता है? तो अलग अलग टाइप की सेल, जैसे मैं बोलता हूं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल में जो है वो न्यूक्लियस मोस्टली सेंट्रल होता है, सेंटर में होता है। एक सेल अगर ऐसे है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस मिलता है। प्लांट के केस में ये सेंटर में नहीं होता है, ये थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट में जो वैक्यूल होती है, जो यहाँ पे सेफ वैक्यूल होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज साइज की होती है, जिससे वो धक्का मार देती है और साइड में पहुंचा देती है। इसलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहां पे होता है? वो होता है पेरीफेरल, पेरीफेरी की ओर, मतलब डायमीटर जहां पे होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है उसके कहीं ना कहीं नजदीक होता है, इसलिए उससे अपन क्या बोल देते हैं? पेरीफेरल पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। किसमें? प्लांट सेल। उसके बाद में कुछ बातें और की गई है जो न्यूक्लियस के बारे में स्पेशल बात है, तुम्हें याद भी रखना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें पूछा जा सकता है। देखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक सेल में कितने न्यूक्लियस मिल सकते हैं उसके आधार पर बोला गया है। तो बोलते हैं नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलता है, नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस देखा गया है, अपनी सेल में भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। उसके बाद में क्या एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी कहीं पे मिल सकता है? तो मैं बोलता हूं हाँ, एक से ज्यादा न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर में मिल सकता है, जिसका नाम है कोकोनट। कोकोनट जो नारियल पानी पीते हैं आप, उसमें क्या होता है, उसमें जो पानी है वो एंडोस्पर्म है। उस एंडोस्पर्म में वो एंडोस्पर्म कैसे बना? वो एंडोस्पर्म 3N जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उस 3N कंडीशन में क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का नंबर बहुत बढ़ गया। कैरियोकाइनेसिस हुआ, जिससे न्यूक्लियस बहुत बढ़ गया, और न्यूक्लियस बहुत बढ़ गया, इसलिए कोकोनट में एक से ज्यादा नंबर में न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में और इससे ज्यादा न्यूक्लियस कहां पे मिल सकते हैं? तो आपने 12th क्लास में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन अगर पढ़ा है,
तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे। पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उसके ऐसे बाहर जो मेल गैमेट होता है उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स होती है। पोलन ग्रेन में बहुत सारी लेयर होती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो डेवलपिंग मेल गैमेट्स को क्या दे रही होती है, वो न्यूट्रिशन दे रही है, जिसे अपन टेपिटम लेयर बोलते हैं। वो टेपिटम लेयर जो होती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, उसको ज्यादा न्यूट्रिशन बनाना पड़ता है, इसलिए उसमें भी न्यूक्लियस एक से ज्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस वहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियस कुछ जगह एब्सेंट भी होते हैं, मतलब सेल लिविंग है उसके बावजूद न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। क्या अपनी बॉडी में ऐसी सेल होती है क्या? तो मैं बोलता हूं हाँ, अपनी बॉडी में भी एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। क्या न्यूक्लियस उसमें शुरू से ही प्रेजेंट है या फिर शुरू से ही एब्सेंट है? तो मैं बोलता हूं आरबीसी एक ऐसी सेल है जो जब बनती है, शुरुआत होती है उसकी, फॉर्मेशन होता है, तब उसमें न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में जब हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें बीच में आके शिफ्ट होता है, तब कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे न्यूक्लियस डीजनरेट कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो इन्यूक्लिएटेड सेल हो जाती है वो। जो ह्यूमन की आरबीसी सेल है, कोकोनट वाटर में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, और उसके बाद में टेपिटम मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। ऐसी कुछ जनरल बातें हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद रख लेनी। उसके बाद में अपन यहाँ पे बोलेंगे कि अब मैं बताता हूँ आपको कि न्यूक्लियस कैसे दिखता है, क्या होता है न्यूक्लियस, उसमें कितनी लेयर होती है, सभी सेल में न्यूक्लियस जो मिलता है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। तो आपको ये बात तो आपको याद रखनी है जो मैंने अभी बताई कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिड और ये यूक्रोमोसोम सॉरी यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ये बात आपको याद रख लेनी चाहिए। उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके बातें कि न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस बनाता हूँ मैं भाई यहाँ पे, चलो न्यूक्लियस बनाता हूँ। इस तरीके से मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, इस तरीके से मैंने क्या बनाया है, इस तरीके से मैंने न्यूक्लियस बनाया। अब देखो न्यूक्लियस में कुछ जगह ऐसी है जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इस तरीके से मैंने एक न्यूक्लियस डिजाइन कर दिया। चलो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बनाई, और ये कितने मेम्ब्रेन दिख रही है आपको? ये मेम्ब्रेन दिख रही है आपको बाइलेयर्ड, दो मेम्ब्रेन इसमें। एक मेम्ब्रेन को मैं बोल दूंगा आउटर मेम्ब्रेन, एक को बोल दूंगा इनर मेम्ब्रेन। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, तो इसे मैं लिख देता हूं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, या फिर बोल देता हूं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या बोल दूं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या बोल दूं मैं? इसे मैं बोल दूं, जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा था ना, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ऐसे यहां पे, या फिर मैं वहां पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकता था। इसको अपन क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसका ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप याद रखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे अपन पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ये जो बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह, ये खाली जगह कहां पे? जो बीच में जो छोटे छोटे गेट है उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन पोर बोलेंगे। लेकिन पोर किसमें है? न्यूक्लियस में, इसलिए इसे अपन क्या बोल देंगे? इसलिए इसे अपन बोल देंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। अब मैंने क्या किया? अब मैंने यहां पे रखा है डीएनए। अब मैं यहाँ पे डीएनए रखता हूं, किस तरीके से डीएनए रखता हूं? देखो मैं यहाँ पे डीएनए किस तरीके से रखता हूं, मैंने डीएनए कुछ इस तरीके से रख रखा है यहाँ पे। आप ध्यान से देखना इसको मैंने कैसे रखा है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डीएनए रख दिया। अब इसके अंदर ऐसा डीएनए रखा हुआ है, इस ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में यहाँ पे क्या रखा हुआ है? डीएनए रखा हुआ है ऐसे, ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब कुछ डीएनए ऐसे बाहर निकल गया, इस तरीके से ऐसे डीएनए बाहर निकल गया। समझ गए बात? इस तरीके से अब क्या, जो अपन ने जो पैक करके न्यूक्लियस में जो डीएनए रख दिया था, क्या वो पूरी तरीके से फैला रहता है? नहीं, पूरी तरीके से फैला होता तो पैक करने की क्या जरूरत थी? इतनी जगह ही नहीं है न्यूक्लियस में, इतनी जगह नहीं है कि पूरे जो 2.2 मीटर लेंथ का जो डीएनए है उसको रख सके। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ ही पार्ट यहाँ पे खुला रहता है, कुछ पार्ट को अपन खोल के रखते हैं, जहां से क्या हो रहा होता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना होता है आगे जाके। तो ये हो गया इस न्यूक्लियस का मेन मालिक। इस सेल, ये जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका मेन मालिक क्या हो गया? क्रोमोसोम। अभी मैं एक क्रोमोसोम यहाँ पे बना के बता रहा हूं। इस क्रोमोसोम का ये डीएनए है, इसमें ये मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होगी कौन? क्रोमोसोम। उसके बाद में ये डीएनए, कुछ डीएनए यहाँ पे खुला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इस न्यूक्लियस में और क्या होता है? इसके अलावा इस न्यूक्लियस में एक मैट्रिक्स होता है, या फिर उसे अपन फ्लूइड बोल सकते हैं। मैट्रिक्स या फिर फ्लूइड इसमें भरा होता है, और उसका नाम क्या है भाई?
इसे अपन या तो बोल देंगे माइटोकॉन्ड ये डीएनए मैट्रिक्स, ये सॉरी डीएनए क्या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या फिर बोल देंगे न्यूक्लियर फ्लूइड बोल देंगे, या फिर इसका नाम ऐसे लिख देंगे न्यूक्लियस के बेस पे न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई न्यूक्लियस के अंदर एक प्लाज्मा भरा हुआ है। मैंने क्या बोला था, सेल के अंदर प्लाज्मा भरा होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर उसे प्लाज्मा को भर दिया गया तो उसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। बहुत ही सिंपल बात है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा इससे न्यूक्लियस में और क्या होता है, तो मैं बोलता हूं किसी भी सेल का मेन मालिक न्यूक्लियस है। उस ये जो मेन ऑफिस है वो न्यूक्लियस है, और ये जो डीएनए है जो है वो इस सेल का मालिक है। इसके अलावा एक मैनेजर होता है, ऐसे मैंने यहाँ पे मैनेजर बना दिया, और ये जो मैनेजर है ये कहीं ना कहीं टकला है, इस पे मेम्ब्रेन लेस है। मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोलस है और ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। इसे आप याद रखेंगे, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। इसे क्या याद रखेंगे अपन, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, ये भी बात याद रखेंगे। इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, तो मैं बोलता हूं कि एक सेल का जो डीएनए है, वो अपना एक्सप्रेशन दिखाया, तो किस तरीके से एक्सप्रेशन दिखाता है आपको पता ही है। कि नहीं पता तो ऐसे जान लो कि डीएनए से एक सेल में पहले आरएनए बनता है, और फिर आरएनए आगे जाके बनवाता है प्रोटीन। अब कई आरएनए मैसेंजर आरएनए बन जाएंगे, कई आरएनए ट्रांसफर आरएनए बन जाएंगे, कई आरएनए राइबोसोमल आरएनए बन जाएंगे। कुछ नाम है यहाँ पे आरएनए के, अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं। मैं बोलता हूं देखो, एक इस पार्ट से आरएनए बन रहा है, इस पार्ट से एक आरएनए बनेगा, एक यहां पे आरएनए बन रहा है जहां पे न्यूक्लियोलस है, एक आरएनए बन रहा है यहां पे। इस तरीके से 3 जगह आरएनए बनते हैं। 3 टाइप के आरएनए अपन बना देते हैं समझने के लिए। तो ये वाला जो आरएनए है, इस आरएनए का नाम है यहाँ पे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए से बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में। यहां से एक आरएनए बनेगा जिसका नाम है आरआरएनए, और इसे अपन बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए, और इसका नाम है टीआरएनए, जिसका फुल फॉर्म अपन बोल देंगे ट्रांसफर आरएनए। इनके अलग अलग रोल बता देता हूं मैं क्या है। मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज लेके जाएगा, मतलब ये जो बॉस जो बोलेगा उसका मैसेज यहां से बनेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए है। आरआरएनए क्या बनवाएगा, आरआरएनए आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनती है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, उसका नाम है राइबोसोम। तो यहां से बनेगा राइबोसोम की फंक्शनल यूनिट, राइबोसोम की स्ट्रक्चरल यूनिट यहां से बनती है, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, मेनली आरआरएनए बनाता है। क्या यहाँ से एमआरएनए टीआरएनए बन सकता है, हाँ बन सकता है, लेकिन आरआरएनए मेनली बनता है, इसलिए यहाँ पे आरआरएनए लिखा गया है। उसके बाद में टीआरएनए का काम, टीआरएनए क्या करता है, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल से बाहर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में से क्या करता है, राइबोसोम तक एमिनो एसिड ट्रांसफर करता है। मतलब ये ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड का साइटोप्लाज्म से राइबोसोम। जैसे मान लेता हूं ये राइबोसोम की यूनिट है, इस राइबोसोम में यहां से टीआरएनए क्या लेके आएगा, यहां से टीआरएनए लेके आएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ट्रांसफर आरएनए। इस तरीके से अपन ने न्यूक्लियस का मेन स्ट्रक्चर अपन ने जान लिया। क्या आपको न्यूक्लियस समझ में आ गया। न्यूक्लियस में क्या रखा हुआ, क्रोमोसोम रखा हुआ। क्या न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो रखा हुआ है वो इसी तरीके से रखा गया, नहीं। जो सेल एक्टिव रहती है, मुझे बताओ, एक होता है सेल डिवीजन फेज, एक होता है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो कोई सेल अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसका मतलब वहां पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, मतलब एमआरएनए बन रहा है, फिर प्रोटीन बन रही है। प्रोटीन अगर प्रोसेस बन रही है, ये प्रोसेस चल रहा है, तो सेल कहीं ना कहीं डिवीजन नहीं कर रही, सेल कहीं ना कहीं मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर है, सेल डिवीजन नहीं करी। तो एक सेल साइकिल अपन पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सेल साइकिल ड्रॉ कर दिया। ये बातें आपने समझ ली होगी। अब मैं इससे थोड़ा आगे चल रहा हूँ। इसे आगे चल के मैं ये बोलता हूँ कि एक न्यूक्लियस में या फिर एक क्रोमोसोम का स्टडी करने के लिए, या फिर मैं क्रोमेटिन को पढ़ने के लिए मुझे कौन सी स्टेज पे जाना पड़ेगा, सेल की कौन सी साइट है, सेल की कौन सी फेज है जिसमें मैं क्या करता हूं, जिसमें मैं एक न्यूक्लियस में जो भी पार्ट प्रेजेंट है उसे पढ़ लेता हूं। तो मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूं कि एक ये है सेल साइकिल। इस सेल साइकिल को अपन ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा सेल डिवीजन से। ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है और ये M फेज है। इस तरीके से एक सेल साइकिल में 4 फेज होती है। अगर आपने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, पर आपको मैं समझा के रहूंगा। यहाँ से देखो, ये यहाँ से जब भी सेल यहाँ तक पहुंचती है तो इसमें यहाँ पे ये ग्रोथ फेज फर्स्ट है, ये ग्रोथ फेज सेकंड है, ये सिंथेसिस फेज है। तो यहाँ कहीं ना कहीं डीएनए का एक्सप्रेशन हो रहा है, डीएनए आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बन रही है, सब कुछ यहाँ पे काम चल रहा है। यहां से लेके आगे यहां तक इस फेज में क्या होता है, इस फेज को अपन बोलते हैं कि एक तरीके से सेल आराम कर रही है, सेल डिवीजन नहीं कर रही, सेल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही,
सेल में लड़ाई जरूर चल रही है, सेल में तैयारियां जरूर चल रही है। इस पूरी फेज को अपन बोलते हैं इंटरफेज। इसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में डीएनए का एक्सप्रेशन होगा। तो मुझे बताओ डीएनए इस फेज में ऐसी कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। यहां पे ऐसी फेज में मोस्ट कंडेंस फेज ऑफ डीएनए में अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता। इसका मतलब अगर सेल इंटरफेज में है, सेल अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उस फेज में डीएनए कौन सी फेज में रहता है? तो डीएनए रहता है वहां पे, आपको याद रखना है, क्रोमेटिन फेज में। क्रोमेटिन मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर जिसमें एक्सप्रेशन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है। इस फेज में क्या होगा? इस फेज में एक सेल जब डिवाइड करती है तो दोनों ये जो भी डीएनए उसके पास में, जो भी जेनेटिक मटेरियल उसके पास में है, क्या वो आधे आधे जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेगी या फिर थोड़ा सा इस सेल को देगी, थोड़ा और बहुत ज्यादा इस सेल को देगी? ऐसा नहीं करती है सेल। एक सेल जब भी डिवीजन करती है तो उसमें क्रोमोसोम बिल्कुल 50% होता है। अगर पूरे जेनेटिक मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे बताओ अब उस डीएनए को पास में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा अभी कि इस जो ये एम फेज है इसमें ऐसी बहुत सारी फेज चलती है। इसमें अपन बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसी 3-4 फेज आती है। उस फेज में ये डीएनए यहां से कंडेंस होना चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। ऐसी फेज बन जाती है इसमें, माइटोटिक फेज में क्रोमोसोम बन जाता है। और अगर मैं क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहता हूं तो मुझे सेल डिवीजन की माइटोटिक फेज की मेटाफेज में जाना पड़ेगा, जिसे मैं एक क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरली और मैं उसको मॉर्फोलॉजिकली अच्छे से स्टडी कर सकता हूं। समझ में आया? तो क्रोमोसोम कहां पे दिखेगा आपको? क्रोमोसोम यहां पे दिखेगा। तो आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम जो दिखता है वो कहां पे दिखता है? वो माइटोटिक फेज में। तो जब एक सेल डिवीजन कर रही होती है उसी टाइम क्रोमोसोम दिख सकता है। बाकी आपको क्या दिखेगा? बाकी आपको क्रोमेटिन दिखेगा। यह बात आपको याद रखनी है सेल डिवीजन के थ्रू। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपको क्रोमेटिन, जीन, ये सारी बातें समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आएगी तो इससे आगे क्या है? इससे आगे इस जो न्यूक्लियस है इसमें कुछ ऐसी बातें की गई है कि एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में कुछ इस तरीके से डिजाइन करता हूं, बहुत बड़ा क्रोमोसोम बना रहा हूं। लो भाई, इस क्रोमोसोम को मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन करता हूं। देखो, इसका ये जो एक पार्ट है, इस पार्ट को मैं बोल रहा हूं ये एक क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, जिसमें डीएनए है। भाई ये मोस्ट कंडेंस फेज ऑफ डीएनए तो है, इसे अपन बोलते हैं क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इधर है, एक क्रोमेटिड इधर है। इस क्रोमेटिड को दोनों को पास में लाने के लिए एक कोई भी प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर आता है, मतलब इसका जो मेन पॉइंट होता है यहां से दोनों क्रोमेटिड कांटेक्ट कर जाते हैं। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ये दो क्रोमेटिड जब पास में आए हैं तो पहली बार जब कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है जिसमें दोनों क्रोमेटिड पास में आए, जैसे क्रोमोसोम बना है, ये क्रोमेटिड है, ये पूरा क्रोमेटिड है, और ये भी एक क्रोमेटिड है, तो दोनों जब पास में है तो इसे अपन बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां पे होता है? दो क्रोमेटिड जब पास में आते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, उसे अपन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल देंगे। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो बीच में जो यूनिट है सेंटर में, इसका नाम है सेंट्रोमियर। इसका नाम याद रखेंगे आप, सेंट्रोमियर। भाई सेंटर में मिलने वाली बॉडी क्या है? सेंट्रोमियर। ठीक है। इसके बाद में यहां पे क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम में, सभी क्रोमोसोम में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होती है, एक स्ट्रक्चर थोड़ी ऐसे होती है। अगर इधर है तो इधर भी होगी, फिर ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे सेम टाइप से एक स्ट्रक्चर होती है। मुझे बताना यहाँ पे अगर ऐसी स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी डीएनए होगा और यहाँ पे भी डीएनए होगा, तो यहाँ पे भी कुछ डीएनए ऐसे होता है, दोनों जगह डीएनए। ऐसी स्टेज देखो, जैसे यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे हुआ है। ये पहली बार हुआ था जब क्रोमोसोम फॉर्म हुआ था, यहाँ पे दूसरी बार कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से हुआ क्या? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से ये है कि जब भी अपन ने स्टेनिंग करके जब इस क्रोमोसोम को स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि एक क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, और उस न्यूक्लियस में के इस क्रोमोसोम के पास में एक छोटा सा पार्ट और है, वहां पे भी डीएनए, मतलब क्रोमोसोम में तो डीएनए है ही है, यहाँ पे भी डीएनए, लेकिन ये बीच वाला पार्ट नहीं दिख रहा। अगर इस बीच वाले पार्ट को नहीं दिखेंगे तो क्या बोलेंगे यार,
ये है तो क्रोमोसोम का पार्ट ही, ये भी क्रोमोसोम का पार्ट है, ये भी क्रोमोसोम ही है, लेकिन बीच वाला पार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप से डाई डालने के बाद भी नहीं दिखा। तो ऐसा बोला गया कि ये एक तरीके से सैटेलाइट है। जैसे सैटेलाइट नहीं होती कि अर्थ से दूर सैटेलाइट है, जो अर्थ और बीच में आपको दिखेगा नहीं, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कुछ जगह दिखेगी खाली, जिसे अपन बोलेंगे सैटेलाइट है। तो ये इस क्रोमोसोम के लिए ये सैटेलाइट हो गई, और है इसे अटैच, इसके बीच में यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, इससे अटैच्ड है। सैटेलाइट जो अपन अर्थ से छोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं अटैच रखती है, मतलब अपने साथ में अटैचमेंट रखती है अर्थ के साथ में। ऐसा ही यहाँ पे ये सैटेलाइट क्रोमोसोम है, इस मेन क्रोमोसोम का यही पार्ट है, इसे सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम। आपको याद रखना पड़ेगा ये सैटेलाइट क्रोमोसोम है। इतनी बात समझ में आई, ये सैटेलाइट क्रोमोसोम हर एक क्रोमोसोम में ऐसा नहीं होता है। जिस क्रोमोसोम में एक सैटेलाइट क्रोमोसोम है, इधर वाली आर्म पे होगा। अब देखना यहाँ पे, ये जो दोनों आर्म है, ये जो दोनों क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड इसके जैसा होगा, एज इट इज जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, जो जीन यहाँ पे लगा होगा वो जीन यहाँ पे लगा होगा। यहाँ पे मैंने समझने के लिए अलग अलग कलर बना दिया, ये क्रोमेटिड दोनों सेम है, एज इट इज सेम है, इसलिए इन दोनों क्रोमोसोम को अपन मिला के क्या बोलते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड से तो क्रोमोसोम बनता है, ये इसके जैसा, इसलिए से अपन क्या बोलते हैं, दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये इसकी एक आर्म है, ये इसकी एक आर्म है, इसे अपन बोलते हैं क्रोमोसोम की एक आर्म। तो ऐसी आर्म कितनी है, एक आर्म येरी, एक आर्म येरी, एक आर्म येरी, एक आर्म येरी, तो एक क्रोमोसोम में कितनी आर्म होती है, 4 आर्म होती है। ये आपको क्रोमोसोम समझ में आएगा। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन समझ में आया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन समझ में आया, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्रोमोसोम कैसे बनता है ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में क्या होता है, जब भी एक सेल डिवीजन कर रही होती है ना यार, तो डीएनए को मैक्सिमम कंडेंस कर लेती है। मैक्सिमम कंडेंस करने के बाद में क्या करती है, उस डीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ऐसा नहीं कि डीएनए अपने आप अलग हो गया है, उसे खींचना पड़ेगा, और खींचने के लिए एक स्ट्रक्चर लगाइए। इस देखो इस क्रोमेटिड को इस क्रोमेटिड से अलग करना है, इसलिए यहाँ पे कुछ क्या आएंगे, यहाँ पे थ्रेड आएंगे, कुछ धागे आएंगे, जिसे अपन स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। जो सेल डिवीजन अपन पढ़ते हैं तब वो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम से यहाँ पे आके चिपकते हैं। ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है दोनों तरफ, एक क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिड था इसके दोनों तरफ ऐसे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर लगी हुई, और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम है काइनेटोकोर। इसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। ऐसे आप याद रखेंगे, इसका नाम है काइनेटोकोर। क्या इतनी बात समझ में आई थी? तो सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर सेंटर वाला पॉइंट है, उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। काइनेटोकोर है जहां से क्या चिपकेंगे आके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके चिपकेंगे। कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब माइटोटिक फेज जब हो रहा होता है तब ऐसा यहाँ पे काम होता है कि स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके चिपकते हैं और इस क्रोमोसोम को ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं और अलग अलग कर देते हैं। समझ में आया? इस तरीके की बात यहाँ पे अपन पढ़ते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम आपको समझ में आ गए, ये कहीं ना कहीं मोस्ट कंडेंस फेज है जिसे अपन न्यूक्लियस में आराम से रख सकते हैं। इसका जो आपको मैं डायमीटर बता देता हूँ कि क्रोमोसोम का जो ये मैक्सिमम, हालांकि बहुत सारे डायमीटर है, इन दोनों क्रोमोसोम को मिला के यहाँ पे अपन लिखते हैं, यहाँ पे 1400 नैनोमीटर इसका क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, जो कि इस माइक्रोमीटर से 10⁻⁻6 मीटर से बहुत ही छोटा है, इसलिए आराम से इसे अपन न्यूक्लियस में रख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में अपन यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है, इसके बेस पे सेंट्रोमियर कितने, कैसे, इसके बेस पे मैं आपको बताता हूं कि क्रोमोसोम हमारे पास में 3-4 टाइप के दे रखे हैं अपनी एनसीईआरटी में, जिसको एक एक करके अपन समझते हैं कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे अपन ने क्रोमोसोम को अलग अलग कैसे बना दिया। मुझे ध्यान से देख के बताना, यहां से जैसे मैं क्रोमेटिड बनाते जा रहा हूं, कुछ ये मैंने क्रोमेटिड बनाए। अच्छा हाँ, इसके इस लास्ट वाले एंड को है ना, इस एंड को, क्रोमोसोम के इस एंड को, जहां पे ये इसकी आर्म कंप्लीट होती है, जहां पे ये क्रोमेटिड का एंड होता है, इसे अपन टीलोमियर बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। ये टीलोमियर क्या होता है, टीलोमियर को बता देता हूं मैं। जो सेल होती है अपनी सेल, उस सेल में क्या होता है, उस सेल में डिवीजन की कैपेसिटी होती है। क्या एक सेल थ्रू आउट लाइफ कितनी भी बार, हजारों करोड़ों बार डिवीजन कर सकती है? नहीं। एक सेल में जो डिवीजन होता है वो कहां से डिसाइड होता है? भाई सारा काम ही जब न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है, सारा काम ही डीएनए डिसाइड कर रहा है, तो डीएनए डिसाइड करेगा ना, तो डीएनए डिसाइड करता है, उसमें एक ऐसी टीलोमेरिक सीक्वेंस होती है, और इससे पता लगता है कि एक सेल 50 जनरेशन तक ही डिवीजन कर सकती है।
तो ये टीलोमियर क्या है, ये इस क्रोमोसोम का लास्ट एंड, इसे अपन टीलोमियर बोलते हैं। अब देखना, अब मैं आपको ये जो क्रोमेटिड है, इस क्रोमेटिड को ऐसे बना के दिखा रहा हूं। इस तरीके से मैंने 2 क्रोमेटिड बनाए, ऐसे बना देता हूं मैं, इसे दूर दूर बना रहा हूं। ये 2 क्रोमेटिड फिर बनाए मैंने, फिर मैंने 2 क्रोमेटिड बनाए इसे पास पास में, और इधर में 2 क्रोमेटिड और बना देता हूं। क्या इतनी बात तुम्हें दिख रही है, फिर समझ में आ रही है? अब देखना, सेंट्रोमियर रखता हूं, सेंट्रोमियर सेंटर में, भाई सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, दोनों क्रोमेटिड को पास में लाने के लिए सेंट्रोमियर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंट्रोमियर एकदम मिड में लगा दिया, ये सेंट्रोमियर है। अगर मैं सेंट्रोमियर को मिड में लगाता हूं तो इस क्रोमोसोम का, ये पूरा क्रोमोसोम बन गया ना, 2 क्रोमेटिड पास में आ गए, इस पूरे क्रोमोसोम का नाम हो जाएगा, ये है मेटामर, ये यहाँ पे ये मेटाफेज है। इसके ये जो फेज है, जिसमें आप अपन ये बोलते हैं कि जो इसका ये सेंटर वाला पार्ट है, इसे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है, जिसे अपन सेंट्रोमियर को बीच में लेके आ गए, इसे अपन बोलेंगे यहाँ पे मेटासेंट्रिक। सेंटर बीच में आ गया, इसे अपन बोलेंगे मेटासेंट्रिक। मैं यहाँ पे मेटाफेज कर रहा हूं, मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। भाई सेंटर कहां पे आ गया, एकदम मिड में, एकदम मिड में, एम से याद रख लेंगे, एकदम मिड में, एकदम मिड में कौन आ गया है, सेंटर आ गया है, जिसे अपन बोलेंगे मेटासेंट्रिक। उसके बाद में बोलते हैं ये जो सेंट्रोमियर है, थोड़ा सा साइड में चला गया, सेंटर से थोड़ा सा ही साइड, पहला सेंटर यहां पे था, इसे थोड़ा सा साइड में चला गया, इसे अपन मेटासेंट्रिक ना बोल के बोलेंगे मेटासेंट्रिक के पास में, इसलिए इसे अपन लिख रहे हैं यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक। क्या लिख रहे हैं, सब मेटासेंट्रिक। क्या इतनी बात समझ में आई? सेंटर से थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हुआ है, इसे अपन बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब की बार क्या हुआ है, सेंट्रोमियर बहुत ही एंड पे आ गया, मतलब टीलोमियर के जस्ट पास में आ गया, टीलोमियर के जस्ट पास में, ये टीलोमियर है, टीलोमियर के जस्ट पास में गए, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। इसे क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। मतलब अब की बार कोई सेंट्री नहीं है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बन गया, और एक बार तो हद ही कर दी कि सेंट्रोमियर टॉप पे पहुंच गया, मतलब दूसरी तरफ आर्म है ही नहीं, दूसरी तरफ तो आर्म है ही नहीं, दोनों क्रोमेटिड देखो ऐसे लटके हुए हैं, इसे अपन बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ये टीलोमियर पे आ गया ना, टीलोमेरिक सीक्वेंस पे, इसे अपन बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। इस तरीके से सेंट्रोमियर के बेस पे अपन 4 टाइप के, अब ये मेज द कॉलम में नीट में 5-6 बार पूछ लिया गया है, तो ये यहाँ से फिर से मेज द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आपका नीट का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसमें कोई हार्ड बात नहीं है। मेरे हिसाब से न्यूक्लियस में आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। अब वो आरएनए का जो इस न्यूक्लियस के जो पोर होते हैं, वो पोर में क्या होता है भाई, उस पोर में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगह होती है जहां से क्या हो सकता है, जहां पे ऐसी स्पेशल बात याद रखना कि जो न्यूक्लियर पोर होता है, हालांकि मैंने वहां पे उसका फंक्शन नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूँ न्यूक्लियर पोर में क्या होता है। तो न्यूक्लियर पोर में ये जो आरएनए बनता है, एक तो भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, आरएनए बनता है, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है आपको पता ही है, प्रोटीन बनती है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन, जो भी एसेंशियल प्रोटीन होती है। तो उस न्यूक्लियर पोर से क्या हो सकता है, आरएनए बाहर निकल सकता है, प्रोटीन अंदर आ सकता है, या फिर प्रोटीन बाहर निकल सकता है अगर ज्यादा आ गई तो, और आरएनए भी वापस अंदर आ सकता है। इसका मतलब दोनों साइड में क्या हो सकता है, प्रोटीन और आरएनए का एक्सचेंज हो सकता है थ्रू न्यूक्लियर पोर। थ्रू न्यूक्लियर पोर क्या हो सकता है बेटा, यहां से आरएनए और प्रोटीन का एक्सचेंज हो सकता है। इतनी बातें इस न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।